दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज तक हमने यही सुना था, पुराना जुमला है, यूं कहें कि कहावत है कि धंधे में भाईबंदी नहीं। लेकिन धंधे में भाईबंदी से कहीं ज्यादा धंधे में धमकी नहीं, ये भी एक तरह से कहावत के रूप में चरितार्थ होती थी। धंधे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डील, कोई भी व्यापारिक समझौता, चाहे वो कस्बे के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, हर जगह अपना अपना फायदा देखकर किया जाता है। लेकिन क्या अमेरिका ने भारत पर अपनी धौंस जमाकर, धमकी देकर भारत के साथ ट्रेड डील की है? और क्या नरेंद्र मोदी की 56 इंच के सीने वाली सरकार सीधे सीधे अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के सामने झुक जाने का काम किया है? और 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री खुद झुकने के साथ साथ क्या पूरे देश के कृषि क्षेत्र का, किसानों का, सर्विस सेक्टर का, उद्योगों का, सबका बटाधार करने की परिस्थितियों को पैदा कर रहा है? कई सारे सवाल हैं जो इंडो यूएस ट्रेड डील से उपज कर सामने आए हैं। और इन सवालों के बारे में जब पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि क्या भारत रूस से तेल पूरी तरह खरीदना बंद कर देगा, तब वो कहते हैं इसका जवाब विदेश मंत्रालय देगा। यानी वाणिज्य मंत्री के पास, व्यापार मंत्री के पास जवाब नहीं है कि भारत का रूस के साथ व्यापार चलेगा या बंद हो जाएगा, तेल का व्यापार चलेगा या बंद हो जाएगा। और कई सारे फायदे गिना रहे हैं। फायदा गिनाते गिनाते वो यहां तक फायदा गिना रहे हैं कि अगले 5 साल में भारत अमेरिका के साथ $500 बिलियन का व्यापार करेगा। $500 बिलियन का मतलब होता है लगभग 45 लाख करोड़ रुपया। लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारत अमेरिका के साथ जो व्यापार करेगा, क्या उसमें भारत आयात ही करेगा या निर्यात भी करेगा? वो दोस्ती भी बराबरी की तो होगी या नहीं होगी? क्योंकि मौजूदा समय की जो एक हकीकत है वो यही है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील, जो आज से पहले से जो ट्रेड चल रहा है, उस व्यापार पर, उस ट्रेड पर नजर डालें तो भारत का 88% सामान, जो भारत अमेरिका के बीच का व्यापार है, उनमें अगर 100 रुपए का व्यापार हो रहा है तो 88 रुपए का सामान अमेरिका से भारत आ रहा है और 12 रुपए का, यानी 12% रकम भारत को अमेरिकी निर्यात से प्राप्त हो रहा है। अब सवाल उठता है कि यदि 5 सालों में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का ट्रेड होगा भारत और अमेरिका के बीच, तो क्या उसमें भी 12% ही भारत बेच पाएगा अमेरिका को? यानी सिर्फ $45 लाख में 45 लाख करोड़ में सिर्फ 5 लाख करोड़ का ही भारत बेच पाएगा और 40 लाख करोड़ का अमेरिका से खरीदने की नौबत आएगी, क्योंकि आज का अनुपात तो यही कहता है। इस पर पीयूष गोयल साहब ने कुछ भी साफ नहीं किया। सबसे ज्यादा चिंता कृषि उत्पादों को लेकर है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं और ध्यान देने की बात है कि क्या ये डील मुकेश अंबानी को संतुष्ट करने के लिए हुई है और क्या मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने की नीयत से हुई है? अब जरा देखिए, रूस से जो तेल भारत खरीदता है या गल्फ कंट्री से जो तेल भारत खरीदता है, कच्चा तेल, उसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, भारत की जो रिफाइनरी मशीनें हैं उसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 9 से 10 के बीच है। यानी रूस और गल्फ के देशों का जो तेल है वो थोड़ा उन्नत किस्म का है, उसके लिए 9 से 10 कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स वाले रिफाइनरी से काम चल जाता है। भारत की सारी सरकारी रिफाइनरी, लगभग सारी सरकारी रिफाइनरी 9 से 10 के बीच के कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स वाली रिफाइनरी है। सिर्फ भारत के पास 21 कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स वाली रिफाइनरी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी है। वेनेजुएला का जो तेल है वो 9 से 10 वाली रिफाइनरी में वो पूरी तरह से साफ नहीं होगा, फिर वो क्रूड ऑयल से पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले तेल में तब्दील नहीं होगा। तो क्या ये तेल सिर्फ और सिर्फ जामनगर रिफाइनरी तक आएगा? और जामनगर रिफाइनरी तक आने के लिए उसे रूस से ज्यादा दूरी तय करनी होगी, दोगुनी से ज्यादा दूरी तय करनी होगी। यानी आम उपभोक्ता पर वो 8 से 10 रुपए महंगा भी पड़ सकता है। तो क्या कमाएगा सिर्फ अंबानी, कमाएगा रिलायंस और आम जनता इस ट्रेड डील की कीमत महंगे पेट्रोल डीजल को खरीद कर भुगतेगी? ये एक अलग सवाल है। और रहा सवाल कृषि उत्पादों का, तो क्या इस देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश अमेरिका अपने मक्के भेजेगा, ज्वार भेजेगा और दूसरे कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड को भेजने का काम करेगा, फल को भेजने का काम करेगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो इस देश के किसानों के समक्ष खड़े हो गए हैं। इस देश के अंदर मुर्गा मुर्गी पालने वाले, पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर
ब्रॉयलर चिकन के ऊपर खड़े हो गए हैं। इस देश के अंदर अमेरिकी कंपनियों के उत्पादों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर मोदी जी आपने ये क्या कर डाला, कौन सी डील रातों रात साइन कर दी। अब जरा ट्रंप का व्यापारिक दिमाग देखिए। ट्रंप व्यवसायी होने के साथ साथ राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन क्या इस ट्रेड डील में ट्रंप ने एक तरह से धमकी देकर भारत के साथ मनमाना समझौता करा लिया है? क्योंकि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसमें 6 महीने पहले चले जाइए, जब भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ की बातें हो रही थी। ट्रंप धमकी दे रहे थे कि 6 महीने के अंदर अगर रूस के साथ भारत ने अपना तेल व्यापार बंद नहीं किया तो वो टैरिफ बढ़ाते चले जाएंगे। और इस 6 महीने के अंदर वेनेजुएला पर एक तरह से कब्जा करके अपनी पसंद की सरकार बनवा दी। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटा दिया और उनकी जगह नई सरकार बनवा दी। अब सवाल यह है कि 6 महीने वाली जो बात कही थी, क्या इसलिए कही थी ट्रंप ने कि वेनेजुएला से जो तेल आएगा उसे भारत में भेजा जाएगा? उस तेल की क्वालिटी मैंने पहले ही बताया कि वेनेजुएला के कच्चे तेल की क्वालिटी रूस और गल्फ के तेल की तरह नहीं है, और उसे हमारी रिफाइनरी की क्षमता भी, तकनीक भी उतनी उन्नत नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स भी उतना अच्छा नहीं है। तो एक तरफ कृषि का सवाल, दूसरी तरफ उद्योगों का सवाल, तीसरी तरफ तेल का सवाल, ये सारे सवाल जब एक साथ खड़े हो रहे हैं तो इन सब के बीच जरा सेक्शन 4 इस डील का पढ़ लीजिए हमारी स्क्रीन पर। साफ साफ इसमें मॉनिटरिंग एंड रिकमेंडेशन की बात है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो टैरिफ बढ़ाया भी जा सकता है, और इसमें सुरक्षा से लेकर कॉमर्स से लेकर अमेरिका के तमाम तरह के सेक्रेटरी, तमाम तरह के जो सचिव हैं वो इसकी निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। यानी भारत सरकार भारत की संप्रभुता को दांव पर लगा रही है। क्या हमारे देश के अंदर हम किससे सामान खरीदे ना खरीदे इसकी निगरानी कोई दूसरा देश करेगा? 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को ये बातें स्वीकार नहीं है। लेकिन क्या सत्ता अपनी सुविधा के लिए एप्स्टीन फाइल के दौर में सत्ता अपने परम मित्र, सत्ता के गोदी सेठ माने जाने वाले उद्योगपति को अमेरिकी नजर से बचाने के लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों के हितों की बलि चढ़ा रही है? ये इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुझे लगा कि मैं खुद इस पर उतना विस्तार से बात नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी को आमंत्रित किया है। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कौन सा समझौता है जिसमें अमेरिका तमाम फायदे लेता हुआ दिख रहा है और भारत के किसानों से लेकर उद्योग तक हर तरह की परिस्थिति में इस देश को समझौते के आगे झुकने की नौबत है? क्या होगा इस देश के कृषि सेक्टर का, क्या होगा हमारी सरकारी रिफाइनरियों का, चाहे वो बरौनी की रिफाइनरी हो, चाहे वो भटिंडा की रिफाइनरी हो, चाहे वो बीना की रिफाइनरी हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से की मथुरा की रिफाइनरी हो, ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सब की जो रिफाइनरी है और इनके साथ साथ इस देश के जो उद्योग और सर्विस सेक्टर है, इस डील में आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ रिफाइनरी का सवाल नहीं है, दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो जो हम सस्ता तेल आयात करते थे सबसे पहले ईरान से आयात करते थे और भी कई देशों से, एक मेजर पोर्शन आता था। 2019 के बाद वो बंद हो गया, वो भी अमेरिकी दबाव के कारण कि भाई ठीक है, ईरान के साथ उनकी लड़ाई चल रही और ईरान के साथ उनका तनाव चल रहा परमाणु मुद्दे पे, वो उस वजह से उसको रोकना पड़ा, तो भारत ने फिर भी बात मान ली। उसके बाद एक बड़ा जो उत्पादन हम जो मंगाते थे, आयात करते थे तेल का अपने, वो रूस से मंगाते थे, सस्ता भी पड़ता था, थोड़ा सा इधर से और उधर से, तो ज्यादातर वहां से मंगाना शुरू किया। अब रूस को लेके अमेरिका ने ये दबाव डाला कि नहीं, रूस से आप तेल खरीदते हैं तो यूक्रेन को यूक्रेन की लड़ाई में रूस को इसका फायदा होता है, वो हमारे पैसे से यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए आपको रोकना चाहिए। बड़े लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी। उसके बाद फाइनली ये एक दबाव आया और आपने देखा कि पहले उन्होंने टैरिफ लगाया 25% और फिर 25% एक्स्ट्रा 50% का टैरिफ लगाया और ये लगातार दबाव तनाव दोनों बढ़ता जा रहा था। इसके बाद ये ट्रेड डील हुआ है। उससे पहले यूरोपियन आयोग की अध्यक्षा यहाँ आई थी,
उर्सुला वेन डेयर लेन, और उनके साथ एक ट्रेड डील बड़े लंबे अरसे के बाद यूरोपियन देशों के साथ हुआ। हालांकि उस ट्रेड डील में भी इमीडिएट भारत को फायदा नहीं हो रहा है जब तक टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ मिलती नहीं है। एक तो उस ट्रेड डील को वहां के यूरोपियन कमीशन के पार्लियामेंट में उसको पास होना है, उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ये जी जरूर था कि एक बड़ा शिफ्ट भारत की तरफ से अमेरिका को दिखाई दिया कि वो दूसरी तरफ जा रहा है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर चीन भी जा चुके थे, चीन के साथ भी रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की बात होती रही और उसके साथ धीरे धीरे वो किया जा रहा था। तो जब यूरोपियन कमीशन के साथ जब डील हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, जिसको मैं मानता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिकल डील है, तात्कालिक रूप से भारत को बहुत फायदा नहीं होने जा रहा है क्योंकि हम ही ने उस पे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, 13% के राउंड। उनका टैरिफ जो है हमारे ऊपर कम ही है क्योंकि हमारी वैसी कम चीजें वहां जाती हैं जिसकी जरूरत हो, तो उस पे 3% का था। तो जाहिर है टैरिफ हमें ही कम करना पड़ेगा, और हमें कम करना पड़ेगा तो यूरोपीय जो चीजें हैं, खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो भारत में आएगा, जो भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को कॉम्पिटिटिव उसमें सिचुएशन में डालेगा। उसके बाद अमेरिका ने ये जो ट्रेड डील किया है, लेकिन इस ट्रेड डील की शर्तें बड़ी आश्चर्यजनक हैं। भारत ने कभी किसी देश के साथ ऐसा कोई ट्रेड डील नहीं किया कि जिसमें वो ये कमिटमेंट करता हो कि हम 0% तक चले जाएंगे, और दूसरे उसमें कृषि सेक्टर, जिसको हम सबसे सेंसिटिव सेक्टर मानते हैं क्योंकि देश के करोड़ों करोड़ किसान उससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, उसको भी हमने खोला है, 2-3 फसलों को छोड़ के, महत्वपूर्ण फसलों को छोड़ के। हालांकि ये जाहिर नहीं है कि वो बाद में वो भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। आपने जैसे जी एडिबल ऑयल्स या सोयाबीन तेल को खोल दिया, तो 2-3 बड़े राज्य हैं जो उसमें सीधे सीधे प्रभावित होंगे, वहां के किसान। और हम वहां भारत में ये समझना पड़ेगा कि 250 से 260 लाख टन सोयाबीन तेल का जो है भारत को जरूरत होती है, मांग है उसकी, उसका हम 110 टन करीब करीब पैदा करते हैं, थोड़ा बहुत जी ऊपर नीचे। ओंकारेश्वर जी, मैं तो आपको एक चीज और बता दूं। मुझे पता चला कि अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ मुर्गे का लेग पीस, चिकन का लेग पीस बड़े चाव से खाया जाता है, अमेरिका में लोग आमतौर पर उसे फेंक देते हैं। और लंबे समय से यह था कि अमेरिका वहां चिकन के लेग पीस को भारत के लोगों की रुचि को समझते हुए वहां से प्रोसेस करके भारत में भेजना चाहता है। क्या होगा यहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्री का, क्योंकि जब मुर्गे की टांगे ही यहाँ पर बिकने लगेंगी तो लोग पूरा मुर्गा क्यों खरीदेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए देखिए कई चीजें हैं, आपने एक स्पेसिफिक उसकी चर्चा की, वो तो थोड़ा सा कई बार वो भी होता है। मैं ये बता रहा हूं कि अब 250 से 260 लाख टन एडिबल ऑयल की जरूरत होती, सोयाबीन तेल की, जिसका हम 110-115 लाख टन पैदा करते हैं, रेस्ट हम आयात करते हैं। तो वो ये आयात हम करते थे ब्राजील से, इंडोनेशिया से, अर्जेंटीना से, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ता था। अब यही, अच्छा, उसको आयात करते समय हम उसमें 40-45% वो लगाते थे, टैक्स लगाते थे। तो भारत के बाजार में उतरते हुए अगर 80-82 या 88 रुपया वो है, तो वो भारत में आके 110-115 पड़ता था। अब ये जो हम इनसे मंगाएंगे, इनका इनके ऊपर हम जीरो टैक्स में या लगभग नहीं के बराबर टैक्स से मंगाएंगे, तो जाहिर है शुरुआती दौर में तो लगेगा कि एडिबल ऑयल सस्ता हो गया, कंज्यूमर्स के लिए वो सस्ता लगेगा, लेकिन जो हमारे किसान उसको पैदा करते हैं, जो अपने रबी की फसल को के लिए इसी से पैसा निकालते हैं, उनके लिए लिक्विडिटी है ये, उन किसानों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत के किसानों को यही तो लड़ाई है कि उनको हमने एमएसपी दिया नहीं है। एमएसपी जहां जहां कहा गया है उससे कम रेट पे बाजार मंडी भाव चल रहे हैं, वो खरीद नहीं पा रहा है। सरकारी गारंटी उस तरह की नहीं है कि इतना हम आपसे खरीद ही लेंगे। वहां जो है असुरक्षित है हमारा बाजार। दूसरा, हमारे जो उत्पादक हैं, जो वो पैदा करते हैं प्रति हेक्टेयर सोयाबीन, वो 15 से 20 क्विंटल वो पैदा कर पाते हैं। वहां जो है वो टेक्निकली चूंकि हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 35 से 40 पर हेक्टेयर वो क्विंटल पैदा कर लेते हैं। दूसरा, उनको सब्सिडी है। तीसरा, उनको इंश्योरेंस है, अगर वो कोई चीज कर रहे हैं उसमें नुकसान हो तो सरकार उसकी भरपाई करती है।
ये प्रोटेक्शन के बगैर अपने किसानों को, गरीब किसानों को आपने उनके सामने छोड़ दिया है, तो अल्टीमेटली भारत के किसानों का नुकसान होगा। और इसलिए इस डील को लेके बहुत गंभीर चिंता व्याप्त है। खास तौर से जो कृषि वाले इलाके हैं, राज्य हैं, वहां से चिंताएं उभरनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही साल पहले जब एक कृषि कानून भारत में लाया गया था, जिसको भारत सरकार ने ये जी बताने की कोशिश की थी कि हम इसको किसानों की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उसमें इस तरह के कई क्लॉज नहीं थे। कितना भयानक आंदोलन हुआ था, साल भर तक वो आंदोलन चला था और अंत में सरकार को झुकना पड़ा था। क्या हम वो स्थिति पैदा करने जा रहे हैं? क्या वो नए सिरे से जो है ये समस्या किसानों को उनकी चिंताएं बढ़ाने वाली है? ये ट्रेड डील की जैसे जैसे खुलासे होंगे वो आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें चिंताजनक और सबसे ज्यादा निराशाजनक बात है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील को मॉनिटर करेंगे। अरे क्या जी, ये गन मैं पॉइंट उसी पे आप सवाल पे डील आ कर रहा रहे था हैं कि क्या ये कि देश आप? की संप्रभुता के साथ दुनिया के जी, सबसे बड़े लोकतंत्र, जहां हमारी संप्रभुता, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमारा स्वाभिमान है, क्या ये हमारे संप्रभुता के साथ समझौता नहीं है? क्या हमारी संप्रभुता को सूली पर नहीं चढ़ाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यही है अभिषेक जी। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो इसी तरह अमेरिका हम हमारे रिलेशन जो है वो खट्टे मीठे रहे हैं शुरुआत के समय से ही। एक जी जमाना था जब यही अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रेसिडेंशियल प्लेन भेज के मंगवाया था उसने, क्योंकि भारत को उसको अपने पक्ष में करना था। प्लेन के अंदर जाके रिसीव भी किया था उसने, लेकिन जी रिलेशन बिगड़े तो उसने पीएल 480 बंद करने की धमकी दी। पीएल 480 वो योजना थी जिसके तहत भारत के गरीबों को वहां से गेहूं और अनाज जो है वो आता था, जिनको वितरित किया जाता था। शुरुआती दौर में आजादी के बाद जो है एक गरीबी बहुत व्यापक स्तर पे थी। तो जब लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में अमेरिका ने ये धमकी दी कि हम तुम्हारा पीएल 480 योजना बंद कर देंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ठीक है बंद कर दीजिए। हम झुके नहीं थे। हमने उस समय भी कहा था कि ठीक है बंद करना है बंद कर लीजिए। और आपको याद हो उसी समय से भारत में जो कृषि को लेकर आत्मनिर्भरता का जो अभियान चला, जिसको हम ग्रीन वो कहते हैं आंदोलन हरित कहते हैं, वो क्रांति। वहीं से शुरू हुआ है। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया और भारत इस स्थिति में पहुंचा। आज हम एक ताकतवर मुल्क हैं, बार बार कहते हैं हम चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तो काहे के तीसरे नंबर चौथे नंबर, जब आपका आपका विदेश नीति आपकी जो है वो इतनी वो नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है। जब आप मुल्कों को अपने टर्म्स पे आप समझौता करने को बाध्य नहीं कर पा रहे हैं या जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वो हमें टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी निराशा की बात इस समय यही है। जी जी, एक बुनियादी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं ओंकारेश्वर जी, अब चूंकि आपके साथ बैठने पर बहुत सारे बुनियादी सवाल होते हैं जिससे आदमी रोक नहीं पाता खुद को। जैसे पहले भारत में टेलीविजन आता था, लाइसेंस परमिट राज जिसे कहते थे, उस समय पिक्चर ट्यूब बनाने को लेकर भारतीय कंपनियों के साथ एक प्रोटेक्शन की नीति थी। अपट्रॉन थी, दूसरी कंपनियां थी, वो पिक्चर ट्यूब बनाती थी और टेलीविजन वाले लोग उसे लगाते थे, चाहे, और ज्यादातर स्वदेशी कंपनियां जिंदा थी, चाहे वो ओनिडा हो, बीपीएल हो, वीडियोकॉन हो, ये सारी और बहुत सारी और कंपनियां थी आप लोगों के जमाने में। जैसे ही ये लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ और उसके साथ साथ आप देखें कि एलईडी और एलसीडी का जमाना आया, उस जमाने में आप देखें भारत की तमाम कंपनियां खत्म। आज आपके हमारे घर में सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट हैं और हमारी कंपनी कोई मल्टीनेशनल नहीं बन पाई। मोबाइल जो हम सबके हाथ में है, स्मार्टफोन, इसकी स्थिति देखें, एक भी भारतीय कंपनी कहीं टिकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह से वन साइडेड हम झुकते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी तरह का संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था में, खासकर भारतीय कंपनियों को लेकर। अब चूंकि एक तरफा डील हो गई है कि इंडिया 0% टैरिफ लगाएगा, बाहर से आने वाले सामानों पर 0% टैरिफ लगाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर जो दुनिया में सबसे बड़े बाजार माने जाते हैं भारत जैसे देश, वहां पर डंपिंग कर सामान भेजने की एक पुरानी रवायत रही है। तो क्या भारत कोई एंटी डंपिंग लॉ भी इसके लिए लाएगा ताकि इस तरह के उत्पादों को रोककर भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन मिले? आज कौन सी मोबाइल कंपनी है, कान में लगाने वाला जो आपका ईयरफोन है
ये ईयरफोन भी आमतौर पर स्वदेशी नहीं मिल रहा है। साइकिल इंडस्ट्री इंडिया की खत्म हो गई। कृषि की बात हम कर रहे थे, किसान सबसे बड़ा सेक्टर है वो रोजगार देने का। इस देश के मैन्युफैक्चरर्स का क्या होगा? मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी लगा रहे थे, क्या होगा इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरर्स का? देखिए, यही सबसे आश्चर्यजनक बात है कि एक तरफ तो हम नारा लगाते थे मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का, और इस तरह के तमाम जितने भी जो है वो स्लोगन्स, अब ये सारे स्लोगन्स हॉलो नजर आते हैं, क्योंकि आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं और यहाँ असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का असेंबल करके कहते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। कुछ भी हमने गंभीर तरीके से किया ही नहीं है, जवाब देने के लिए है ही नहीं। और इसीलिए आज जो विपक्ष इतना ज्यादा हमलावर है कि आपने देखा कि लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच में प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, और उल्टा प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर पर हमले का अंदेशा था। आप ये बताइए कि क्या इस देश का प्रधानमंत्री अपने ही लोकसभा में असुरक्षित है? क्या उसको सुरक्षा नहीं? ये गजब सवाल है, ये गजब पॉइंट उठा। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि लगातार आप जो कह रहे हैं कि हम तो दुनिया के इतने बड़े और विश्व गुरु हैं, आपने इस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से अनाउंस करते हैं कि सीज फायर हो गया, प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करते हैं कि डील हो गई, और आप कहते हैं कि साहब जो है हमने अपने देश के लिए अच्छा किया। उसमें क्या अच्छा किया ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या जी हम अपने देश की चौकीदारी सही ढंग से कर पा रहे हैं? आर्थिक चौकीदारी को, सामरिक चौकीदारी को, राहुल गांधी तो खुलेआम नारा लगा रहे हैं कि जो मन में आए, जो समझ में आए वो करो। चीन के मसले पे जो उन्होंने सवाल उठाया है उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो टोटल ओवरऑल स्थिति है, ये कहीं से भी एक आशाजनक, ये कहीं से भी विश्वास पैदा नहीं करती कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, या सुरक्षित तरीके से हमारी हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारी तेल ऊर्जा सुरक्षा, ये सभी सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, सभी पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसको जवाब देने की बजाय, उसका इफेक्टिव जवाब देने की बजाय, सिवाय नेगेटिव चीजों के कुछ नहीं कहा जा रहा, सिवाय इसके कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये रोना वो रोना। 12 साल से सरकार सत्ता में है, सारी जवाबदेही उनकी है। उनको ये बताना चाहिए कि हम किस तरह से भारत की आर्थिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा और अन्य सभी सुरक्षाओं को हम सुरक्षित कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा ऐसा दबाव है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं? जी। सवाल चूंकि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आपने जवाब दिया, कृषि को लेकर किसानों के मन में चिंता है, मंडियों को लेकर चिंता है, उस पर आपने जवाब दिया। लेकिन अमेरिका के साथ ध्यान रखिए, जो हमारा सबसे बड़ा समझौता होता है या सबसे बड़ी ट्रेड होती है, उसमें एक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ आता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो इस देश के सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शियरी सेक्टर हम अर्थव्यवस्था की भाषा में कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। तो टर्शियरी सेक्टर में आपके जितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, या भारत के अंदर जितनी बाहर की सॉफ्टवेयर कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं, ज्यादातर अमेरिका की हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ एआई के आने से कहा जा रहा है कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ मिस्त्री बनकर रह गए। कल पुर्जा बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, उनकी भूमिका सिर्फ एक मिस्त्री की रह गई है, क्योंकि उस ढंग की हमारी, एक तो आप भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, खासकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए हैं, वहां से कैसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं। सवाल यह है कि सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर जॉब माना जा रहा है, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था आजकल प्राइवेट सेक्टर में, 50 लाख 55 लाख के बीच में वो आबादी है भारत के अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की है। अब अमेरिका से एक तरफा डील जब हम कर रहे हैं गुड्स को लेकर, तो सर्विसेज को लेकर चिंता जो एआई के दौर में बढ़ रही थी, वो अब और ज्यादा बढ़ रही है कि दो जगह तो हम लिखित तौर पर कंप्रोमाइज देख रहे हैं, घोषित तौर पर नहीं, बल्कि ट्रेड डील जब हो गई तो लिखित तौर पर कंप्रोमाइज। क्या सर्विस सेक्टर के मामले में भी अब कंप्रोमाइज होने जा रहे हैं, क्योंकि वहां को तो लिखित कुछ नहीं हुआ है? देखिए, जब टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपका हाल यही होगा। मैं कुछ समय पहले मैंने एआई पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था,
जी। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी कंपनियों के लोग आए थे, उन्होंने बहुत गंभीर चिंता जताई थी। क्यों? क्योंकि भारत में आप रिसर्च को, इनोवेशन को जो जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ाया है आपने। बीच में अब हाल में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस जरूर किया कि 1 लाख करोड़ का फंड दे रहे हैं। अचानक 1 लाख करोड़ का अभी कुछ समय पहले। लेकिन 12 साल से क्या हो रहा था? सेमीकंडक्टर आपने अभी कहा, कब का सेमीकंडक्टर है, उस पे अब काम क्यों हो रहा है भाई? तो ये जी। जो हमारा तरीका है चीजों को करने का, हमारे आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, इस देश में विश्व गुरु के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉलेज, वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी एलिमेंट्री आपके एजुकेशन आप सीएसआर देखिए में सर, आता ही नहीं है। 14-18 साल के बच्चे तीसरी क्लास का मैथ नहीं बना पा रहे हैं और आप विश्व हाँ, गुरु बनने तो चले हैं। ये जो हर उत्तराखंड में चीज आपने प्रोफेसर छोड़ आवारा दिया कुत्ते है, गिरेंगे। आपने हर चीज छोड़ दिया है एकेडमिक सेक्टर के माध्यम से, उस एकेडमिक सेक्टर का जो रिसर्च ओरिएंटेड जो पीएचडीज पैदा करता है, उस पीएचडी पे पिछले दिनों आपको याद होगा जब यूजीसी के नए चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस देना चाहिए। शुरुआत की, सिर्फ ऊपर ऊपर बात हुई, लेकिन वो ऑर्नामेंटल रह गया। आपने जो वहां से मेरी एक कंट्री के उससे बात हो रही थी, मिनिस्टर से, मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ लोग जो हैं, कम ही यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आप हमें सिखाने आते हो, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो पीएचडीज पैदा होते हैं वो कलाई घड़ी बांधने के लिए होते हैं, वो ग्राउंड पे टेस्टेड नहीं होते हैं। वो आप बस जितनी लंबी बिब्लियोग्राफी उतना ही लंबा कट पेस्ट है वो। तो ओरिजिनल जब तक नहीं होगा, और इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, और उसी एकेडमिक सेक्टर के माध्यम से आप रिसर्च कराते हैं। आपने जनरल प्रोफेशनल्स के लिए रिसर्च नहीं छोड़ा है। रिसर्च का जी। जो एज लिमिट रखा है वो भी भयानक है। जिस समय आदमी की सर्विस का टाइम है उस समय आपने कह दिया 40 साल 45 साल तक एज को हम देंगे। अरे भाई, उसके बाद तो वो उसको समझ में आता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विस पूरा करने के बाद रिसर्च। तो रिसर्च सेक्टर में जो समस्याएं हैं, इनोवेशन सेक्टर में समस्याएं हैं, उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है। हमारी पेटेंट फाइलिंग में जो अब समस्याएं हैं वो जी। एड्रेस नहीं किया गया है। हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या समस्याएं हैं उसको सीएसआर का पार्ट बनाना, उसको एड्रेस करना, यह सब नहीं हुआ है, इसलिए आप पीछे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी मुद्दे पे आपको जो सबके साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए ढंग से, वो नहीं बनती। आप समझते हैं कि इवेंट कर लिया, इवेंट में लोगों को बुला लिया, आपने सुना लिया, दो चार बातें सुन ली और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था इस देश में पॉलिसी के लिए नहीं है। इसीलिए नॉलेज के फील्ड में हम आप मंत्रालयों को भी देखेंगे तो वो धीरे धीरे बिग फोर पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सब कुछ केपीएमजी से बनवाना है, दो चार जो जी। बड़ी जो वो है कमर्शियल जो थिंक टैंक्स हैं उनसे बनवाना है। अपने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उसी का आलम यह है कि आज सर्विस सेक्टर पर भी सवाल खड़े होंगे। आज वहां H1B वीजा लगाए हुए हैं, वहां तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन जी। लगाए हुए हैं, उसके बावजूद हम यहाँ अपने लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, किस तरह नर्चर करें, किस तरह उनको प्रोटेक्शन दें, किस तरह प्रमोशन दें, उसकी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। इसीलिए ये जी। हाल बना हुआ है। जी ओंकारेश्वर जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। सीधा सवाल, सारे सेक्टर के बारे में आपने अपनी चिंताएं जाहिर कर दी कि इंडो यूएस ट्रेड डील से आखिर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे। पीयूष गोयल आधे सवालों के जवाब दे रहे हैं, कुछ विदेश मंत्रालय पे टाल रहे हैं, कुछ कहीं और टाल रहे हैं। लंबी लंबी बातें हैं और एक तरफा झुका हुआ डील दिखाई दे रहा है। एक लाइन में सीधा और संक्षेप में हम जवाब चाहते हैं सर, कि क्या ट्रंप ने 56 इंच का सीना झुका दिया है? फिलहाल तो आप जो देख रहे हैं, मतलब ये कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमने जिस तरह से घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। विदेश नीति जी। के मसले पर हमने अपने को खड़ा करके वो जो जवाब देना चाहिए था वो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी शर्तों पर हम डील कर रहे हैं जो भारत को मंजूर नहीं है। और इसके पहले ये सावधानी भी नहीं बरती जा रही है कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा दबाव है, दुनिया के ऊपर ट्रंप का दबाव है, माना हमने, भारत के ऊपर है, दुनिया के ऊपर भी, लेकिन आप उस पर खड़ा होने से पहले पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेते, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते, तो देश को कॉन्फिडेंस आता कि जो आप करने जा रहे हैं वो चाहे जिस दिशा में जाए लेकिन सभी साथ हैं तो खड़े हैं।
जब आप अकेले फैसला करते हैं तो ये जाहिर है कि आप देश के लोगों को भावनाओं को नहीं समझते। अपोजिशन की भावना देश की भावना है, उसमें जो कैबिनेट की भावना पूरे देश की भावना है। इन सभी को पूरे विस्तार से डिस्कशन करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके यह फैसला डील किया जाना चाहिए था। सडन डील करके आप उद्योगों को तात्कालिक राहत राहत दे सकते हैं, लेकिन किसानों के हित का आपने ध्यान नहीं रखा है। किसान इस बात से निश्चित रूप से चिंतित होंगे और देश इस बात से चिंतित है कि आप न तो रुपया का अवमूल्यन रोक पा रहे हैं, उसको भी आप देख रहे हैं, सोने की कीमत जी आसमान छू रही है, वो नहीं रोक पा रहे हैं। अब तेल की कीमत भी बढ़ने लगेगी, वो भी नहीं। तो इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर तो आम आदमी पर पड़ना है। रोकना किसको था? आप खड़े थे चौकीदार के तौर पे और आप किसी से बात करने को तैयार नहीं होते हैं। आपकी भाषा आज भी पार्लियामेंट में जो है वही एरोगेंट वाली है कि किसी भी तरह विपक्ष को नीचा दिखाना है। विपक्ष को नीचा दिखाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। देश को आपस में साथ मिलके ऐसे संकट के समय में खड़ा होना चाहिए और एक साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए था। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि कई बार देश के अंदर किसी मुद्दे पर यदि सहमति नहीं है या देश नहीं चाहता है, तो सत्ता पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने से मना करने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढा था। हर दौर में यह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कभी विपक्ष की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया, तो कभी इंद्रजीत गुप्ता या सोमनाथ चटर्जी को भेजा गया। ये हर दौर में रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताया जा सके कि भाई हमारे देश में आपकी शर्तों पर सहमति नहीं है और हमारे प्रतिनिधि आपके यहां जाकर साफ साफ बोल रहे हैं। इस बार सरकार को चूंकि विपक्ष को भी स्पेस नहीं देना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तरीके से जवाब देने का तरीका भी नहीं है, और इन सब के पीछे जो असली कारण जान पड़ता है कि अगर हमने किसी विपक्षी को इस फ्रंट पर आगे कर दिया, जैसे जिनेवा में मानवाधिकार के मुद्दे पर बेनजीर भुट्टो के प्रस्ताव का जवाब देने के लिए नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त विपक्ष के नेता थे उन्हें आगे कर दिया था, तो मौजूदा सरकार को डर लगता है कि उस परिस्थिति की तरह यदि विपक्ष को मौका दिया, आज यदि विपक्ष की तरफ से कोई चला गया भारत का प्रतिनिधि बनकर विदेश मंत्री की तरह जवाब देने, तो क्रेडिट वो ले जाएगा और इस देश के अंदर वो हीरो बन जाएगा। यानी सत्ता अपनी राजनीति के लिए इस देश को किसी भी हद तक गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाए, क्या देश ये स्वीकार करेगा? वैसे मैं नहीं मानता कि इस देश में सरकार किसी पार्टी की हो देश के हितों को गिरवी रखने की हद तक जाएगी, लेकिन इस ट्रेड डील के प्रावधान को लेकर देश के लोगों के मन में जो चिंताएं हैं वो चिंताएं घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, और सरकार के प्रतिनिधि जो जवाब दे रहे हैं उन जवाबों से आम जनता भी संतुष्ट नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग भी संतुष्ट नहीं है, मोटे तौर पर कहें तो इंडस्ट्री भी संतुष्ट नहीं है। तो आखिर संतुष्ट कौन है? जब देश के अंदर किसी भी मुद्दे पर कंफ्यूजन फैलता है, संशय की स्थिति बनती है, संदेह का वातावरण बनता है, तो जवाब देने के लिए सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान यानी प्रधानमंत्री संसद पर में आते हैं, सांसदों के समक्ष जवाब देते हैं काउंटर क्वेश्चन का, यानी बीच में जो सवाल आते हैं उन सवालों से पर संतोषजनक जवाब देकर पूरे देश को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा सिस्टम के दौर में, आज के दौर में, ये उम्मीद बेमानी हो चली है। घरेलू मामले को लेकर जो चिंताएं थी वो अपनी जगह, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि रूस के साथ जो हमारी दोस्ती आजादी के समय से या उससे पहले से है, क्या वो दोस्ती भी अब इस ट्रेड डील में किसी कथित धमकी के आगे अब कॉम्प्रोमाइज हो चली है? अब क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हो चला है और क्या क्या बचा हुआ है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन क्या पूरी सत्ता कॉम्प्रोमाइज है या पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों पर बजट सत्र के दरमियान संसद में सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से स्थिति साफ किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां बहुत जल्द साफ होंगी और इस ट्रेड डील में जो भारत 0% टैरिफ की हद तक जा रहा है, जो अमेरिका के दावे हैं, व्हाइट हाउस का ट्वीट है, व्हाइट हाउस का सोशल मीडिया पोस्ट है, उसके बाद से यह साफ हो चला है कि अब आने वाले वक्त में संदेह का वातावरण इस देश में घटने की बजाय बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। देखते हैं सत्ता संदेहों को कैसे दूर करती है। अलग अलग दौर में जब संदेह दूर नहीं हुए तो जनता को ही लोकतांत्रिक उपचार करना पड़ा। तो क्या एक बार फिर यह देश लोकतांत्रिक उपचार की तरफ बढ़ रहा है?
लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लेकिन जनता के पेशेंस का टेस्ट लेना उस खूबसूरती को कहीं ना कहीं बट्टा लगाने की परिस्थितियों को पैदा करता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर पांडे जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।